अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज कुछ अहम बातों को समझने की कोशिश करते हैं। नीट पेपर मामले ने देश के माहौल को ही बदल के रख दिया। आखिर नीट क्या है और इसे लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? नीट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पिछले महज 12 सालों में, यानी जब से मोदी हुकूमत सत्ता में आई है, तब से कुल अलग अलग 152 मरतबा पेपर लीक हुए हैं। आखिर पेपर लीक करता कौन है? सिर्फ नीट का ही हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 6 बार नीट पेपर लीक हुए हैं। वाज़ह रहे कि 12वीं के बाद अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इस इम्तिहान में पास होना पड़ता है, लिहाजा काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी मुकाबले होते हैं और उसमें से बेहतर मार्क्स हासिल करने के लिए 16-16, 18-18 घंटे तलबा स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। बात सिर्फ नीट की नहीं है। यूपीएससी, यूपी, टीईटी, सीबीएसई, इस तरह अलग अलग इम्तिहानात के जरिए सरकारी ओहदे हासिल किए जाते हैं। नीट पेपर लीक के बाद तकरीबन 8 करोड़ के करीब तलबा मुतासिर हुए। ऐसे कई लोग होते हैं जो गरीब घर से आते हैं, 12वीं में नुमाया नंबरात हासिल करते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो आगे चले जाते हैं। डीसी, डीएसपी से लेकर फौज के आला अफसरान तक, डॉक्टर, सर्जन, इस तरह से ऊंचे ओहदों पर पहुंचने के लिए इन इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है। पर क्या आपको मालूम है कि सिर्फ मोदी हुकूमत में 152 मरतबा पेपर लीक हुए हैं? तो कैसे हुए? कौन लोग होते हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं? फिर इसका फायदा किन लोगों को होता है? आइए आज इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सिस्टम को इन पेपर लीक के जरिए से हाईजैक किया जाता है। यह तमाम काम तो बरसों से चल ही रहे थे, लेकिन इस बार जब नीट पेपर लीक हुए और 22 बच्चों ने खुदकुशी की तो मामले को संजीदगी से लिया गया। देश की आवाम को नीट क्या होता है मालूम नहीं था। जो इन इम्तिहानात में शरीक होते हैं या कुछ गिने चुने लोग जो पढ़े लिखे होते थे वही जानते थे, लेकिन अब नीट पेपर लीक के बाद जिस तरह का एहतजाज हुआ तो अक्सर लोगों को मालूम हुआ कि नीट क्या है। और साथ में 152 मरतबा पेपर लीक के पीछे खुद सरकार ही होती है का अब इल्जाम भी लगाया जा रहा है। कई सारे लोग अब दलील के साथ भी पेश कर रहे हैं। अब विपक्ष की जानिब से भी ये इल्जाम लगाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रसाद को इतनी तकलीफ आखिर इस्तीफा देने के लिए क्यों हो रही थी, इसी से समझा जा सकता है। बहरहाल किस तरह सिस्टम पर कब्जा करना है ये इसी पेपर लीक से मालूम होता है। फौज के आला अफसरान से लेकर पुलिस, रेल और बड़े बड़े पोस्टों पर जिस रास्ते से जाना होता है वहां आरएसएस इसी तरह से शॉर्टकट के जरिए अपने लोगों को बिठा देती है। जब एक विचारधारा से मुतासिर पार्टी जब इख्तिदार में बैठी हो तो वो अपनी ही सोच के लोगों को ऊंचे ओहदों पर इसलिए तो बिठाया जाता है ताकि इनके विचारधारा को आगे बढ़ाए, तो फिर फैसले भी उसी तरह के लिए जाते हैं। ये तमाम बातों को समझने की जरूरत है। खासकर मुस्लिम समाज को पेपर लीक मामले की गहराई को समझना जरूरी है। अब जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो जो अहम है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अहदेदारान पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई, यानी कि वही के वही वो बैठे हैं, मतलब चेहरे बदल जाते हैं, काम वही रहता है। इस पर पार्लियामेंट में भी सवाल पूछे जा चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया और कामयाब हुए ऐसा नहीं है, क्योंकि सिस्टम में तो आरएसएस के लोग ही बैठे हुए और प्रधान की जगह पर प्रहलाद जोशी आकर बैठ गया। मतलब सिर्फ चेहरे बदलते हैं, काम तो आरएसएस का ही होना है। सिस्टम पर कब्जा आरएसएस ने इतना मजबूत बनाया कि अगर किसी को निकाल भी दिया जाए तो दूसरा उसी विचारधारा से आता है। और सीधा कहा जाए तो हिंदुत्व या मुस्लिम विरोधी, तभी तो मुसलमान बड़ी तादाद में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में काम करने में इन्हें मुश्किलें आती है, क्योंकि ऊपर जो अफसर बैठा हुआ है, नीचे वालों को अगर किसी और सोच विचार से वो ताल्लुक रखते हैं या वहां से आते हैं तो उन्हें आसानी से दबाया जाता है। मान भी लिया जाए कि शिकायत आगे की भी गई तो सुनने वाला कौन है, क्योंकि तमाम अफसर ही एक ही विचारधारा के होते हैं। लिहाजा आरएसएस ने पेपर लीक के जरिए हजारों अफसरान को सिस्टम का हिस्सा बना दिया है। सही कहा जाए तो हुकूमत कोई भी हो, कांग्रेस या भाजपा, पर आरएसएस विचारधारा के लोग आपको सभी पार्टियों में मिलेंगे। यकीनन भाजपा खुलकर मुस्लिम विरोध करती है और कांग्रेस आरएसएस पर सख्त फैसले लेने में थोड़ा हिचकिचाती है या नाकाम रही समझ लीजिए, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा मुसलमानों को या दलितों को ही भुगतना पड़ रहा है। मुसलमानों के भी कुछ इदारे हैं जहां से नीट इम्तिहानात में पास होने वाले तलबा बड़ी तादाद में है। मिसाल के तौर पर ही लिया जाए तो बंगाल के अल-अमीन मिशन से 600 तलबा नीट में कामयाब हुए। शाहीन ग्रुप कर्नाटक से 450 कामयाब हुए। अजमल फाउंडेशन आसाम से 250 से ज्यादा तलबा कामयाब हुए। मुसलमानों को जहां अब्दुल पंचर बनाता है का ताना दिया जाता है, नीट, यूपीएससी, यूसीजी में कामयाब हो रहे हैं, पर तालीमी मैदान में कामयाब तो हो रहे हैं, पर क्या मकसद में कामयाब हो रहे हैं? क्योंकि जब उम्मत का सरमाया ऊंचे ओहदे पर जाकर बैठता है तो उम्मत भी
उम्मीदें लगाकर बैठी हुई थी। लेकिन जब मिल्लत के नौजवान ऊंचे मुकाम तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी डरे सहमे आरएसएस ही के खदमात अंजाम देने लगे, तो फिर फायदा क्या है? और यही देखने को मिल रहा है। भले पुलिस अफसर बन जाए, डीसी कमिश्नर बन जाए, सरकारी आला ओहदे पर फाइज होने के बाद अपनी पहचान छिपाने की कोशिश यही लोग करते हैं जिनसे मिल्लत कुछ उम्मीद लगाकर बैठी होती है। उम्मीद ये नहीं कि मुसलमानों के ही हक में फैसले सुना जाए, लेकिन फैसले बराबर तो हो। लिहाजा मोटी तनख्वाह और अपने आप को जरूरत से ज्यादा वफादार साबित करने के चक्कर में बाज औकात इंसाफ करना ही छोड़ देते हैं। और यही तस्वीर आपको नजर आएगी। वफादारी जरूरी है, पर अपने ओहदे अपनी वर्दी की बजाय ऊपर बैठा साहब क्या कहेगा, कहीं मुझ पर शक तो नहीं करेगा का खामखा एक डर दिल में लिए नौकरी करता रहेगा। क्या इस तरह किसी संघीय सिस्टम का हिस्सा बनकर काम करना देश हित में रहेगा? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? क्योंकि संघीय विचारधारा कभी देश हित में नहीं रहती, क्योंकि ये लोग ही तो संविधान को नहीं मानते। लिहाजा किसी धर्म से नफरत बुग्ज लिए उन ओहदों पर बैठे रहते, तभी तो पेपर लीक के जरिए या किसी और रास्ते थे उस ओहदे तक पहुंचते और उस ओहदे को हासिल करते हैं। आरएसएस का कारकुन अपने मौकूफ से ईमानदार रहता है, लेकिन मुसलमानों का हमने देखा जब ऊंचा ओहदा मिलता है तो मुसलमानों से उसे नफरत होने लगती है, बिल्कुल आरएसएस विचारधारा की तरह। ये बातें ख्याल ही नहीं है। आप किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचे मुसलमान की बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ हैं जो संघीय सिस्टम के दायरे में रहते हुए भी अपनी पहचान को बराबर रखते हैं, लेकिन अक्सर आपको उन्हीं की तरह लगेंगे। आप सलाम भी करते हैं तो वो आपको जवाब नहीं देंगे। आजमा कर देख लो। बहरहाल नीट पेपर लीक मामला जब एहतजाज की शक्ल अख्तियार कर गया तो लोगों को मालूम हुआ कि नीट इम्तिहान असल में क्या है और पेपर लीक क्यों किए जाते हैं, इसकी भी हकीकत समझ में आ रही है। मुसलमान जो तालीमी मैदान में दीवानावार दौड़ रहा है, जरूरत है अपने दीन ईमान के साथ ऊंचे ओहदों पर बैठे, क्योंकि जब इस तरह किसी को मौका मयसर होता है तो मुल्क की खिदमत के साथ मिल्लत की खिदमत भी करनी होती है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि मुसलमानों की तरफ ज्यादा तवज्जो दे, नहीं, पर इतना जरूर है कि जिस तरह दीगर लोगों से बर्ताव करता है उसी तरह बर्ताव मुसलमानों के साथ भी करे, क्योंकि आजकल मुसलमानों को अछूता बनाने की साजिश चली जा रही है जो कुछ हद तक कामयाब हुई है, इतना जरूर। आज का मौजूद कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।